हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द गांधी शो। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम 99% लोगों से आगे निकल सकते हैं और टॉप 1% का पार्ट बन सकते हैं। तेरे हिसाब से हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों एम करना चाहिए लोगों से आगे निकलने का? ज्यादातर लोग दुनिया में बेवकूफ हैं। ओके आई होप तेरी नजर में मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। नहीं, ज्यादातर लोग 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा है जो एस्पायर ही नहीं कर रहा कुछ बनने के लिए। वो जैसे उनको मतलब लाइफ में लाया गया वो वैसी ही लाइफ जिए और वैसे ही वो मर जाते हैं। कुछ भी चेंज नहीं आता उनके थ्रू, और जो भी सोसाइटी उन पर रूल्स इम्पोज करती है, जो भी उनको थॉट्स ऑलरेडी बुने हुए दे दिए जाते हैं, उन्हीं के साथ वो खेलते हैं और मर जाते हैं। तो इस तरह की एग्जिस्टेंस अगर हम जूम आउट करके देखें कि आया, वही लाइफ जिया जो सब जीते हैं और चला गया। अरे तो तू जिया ही क्यों? लोग सोचते हैं ये ना बहुत ही ग्रीडी होना है कि तुम सोच रहे हो टॉप 1% का पार्ट बनना, बट मेरे हिसाब से ये स्पिरिचुअल होना है कि तुम अपनी लाइफ को वैल्यू कर रहे हो, तुम दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हो, और तभी हम ये सोचते हैं कि टॉप 1% का पार्ट बनना ज़रूरी है। क्योंकि तुम अपनी लाइफ को वैल्यू करोगे तो उसमें से जितना निचोड़ पाओ उतना निचोड़ोगे। जब तुम उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे, जहां तुम वो खुश हो, तो तुमने उसमें से कुछ निकाला ही नहीं। जैसे 1% की बात होती है, आई हेट 1% ये 1% वो, मतलब इतनी ज़्यादा हेट है टॉप के लोगों की टुवर्ड्स, एनवी है। नीचे ने भी इस बारे में थसपुक ज़ात उस तरह में लिखा हुआ है कि ये जो इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि सब लोग एक जैसे हों, ये इनको एक्चुअल में इक्वालिटी की नहीं पड़ी है। ये बस वो लोग हैं जिनको एक एक्सक्यूज चाहिए अपनी इनकॉम्पिटेंस को दूसरों के बराबर लाने का। ये ऊपर तो जा नहीं सकते, तो एक घसीट के ऊपर वालों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। एंड लोग जैसे बोलते भी नहीं, हर कोई इक्वल है, हर कोई इक्वल नहीं है। मैं पता है अपने दिमाग में हमेशा ऐसे सोचती थी, कई बार मेरे दिमाग में आता था नहीं मैं इससे बेटर हूँ, बट मैं इससे बेटर नहीं हूँ। बट मुझे ये लगता था कि मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ। मुझे ये श्योर है कि मैं इस पर्सन से बेटर हूँ, बट मैं इससे बेटर नहीं हूँ, बट मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ? कॉन्शियसनेस के लेवल पे ये बंदा ज्यादा अवेयर है, ये कोई भी टास्क को मेरे से अच्छा कर सकता है, और इस पर्सन से ज्यादा अवेयर मैं हूं, मैं बेटर कर सकती हूँ। सो तुम्हारा किस लेवल पे तुम लाइफ को जी रहे हो, ये बहुत अच्छी बात बोली है तूने कि अगर तुम्हें मेजर करना है कि 99% को हम ऐसा बुरा क्यों मान रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़ी मैं शुरू ही ऐसा कर रहा हूं कि वो तो बेवकूफ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें हेट करता हूं या फिर ऐसा कुछ। वो बात ये है कि उनमें कॉन्शियसनेस इतनी कम है कि वो कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं क्रिएट कर सकते और कुछ भी नेक नहीं कर सकते। वो अगर वो चाहें तो वो अपनी लाइफ को किसी दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकते, क्योंकि उनकी चाह जो है वो इन्फ्लुएंस है दूसरी चीजों से। अगर एक बीज रह जाए तो उसके बीज होने का फायदा ही क्या है? कुछ भी नहीं। बीज एक इतना बड़ा पेड़ बन सकता है, फ्रूट्स पैदा कर सकता है, लोगों को खिला सकता है, फ्लावर बन सकता है, वो बहुत अच्छा महक दे सकता है, पूरे गार्डन में वो अच्छी खुशबू फैला सकता है, वो यूजफुल बन सकता है सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए। तो इसी तरह से हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो 1% है, जो टॉप पे पहुंच रहा है या फिर पहुंचना चाहता है, या तो वो वहां पे है या फिर वो एस्पायर कर रहा है। ऐसा इंसान यूजफुल होता है दूसरों के लिए। जैसे कल मैं रात को वॉक कर रही थी, तो क्या हुआ, वहां पे मैं चल रही हूँ, एकदम से किसी ने मेरी नजर खींची। मैंने इधर मुड़ के देखा तो एक फ्लावर था, एक ट्री था जिसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए थे, एंड उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी। बहुत सारे ट्रीज लगे हैं, बट उसने मेरी नजर खींची, एंड 2 सेकंड में उसको देख रही थी और सोच रही थी तूने मेरी अटेंशन खींची है। मतलब इंसान भी इसी तरीके का है। 99% लोग तुम्हारी अटेंशन नहीं खींचते, बट 1% ऐसे होते हैं उनकी खुशबू ऐसी होती है। खुशबू से मेरा मतलब है उनकी टेंडेंसी, उनकी हैबिट्स, उनका करिश्मा ऐसी चीज होती है कि वो तुम्हारी नजर खींच लेते हैं। और इस तरह से जो इंसान होता है, इस तरह का जो इंसान होता है, वैसा बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लगती है। मतलब अगर तुम ऊपर पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए एक प्राइस है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, 99% ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर ब्रोक, दे आर बैंकरप्ट। उनको ये प्राइस पे करना आता ही नहीं है। जो ये मेहनत लगती है, जो ये प्यार लगता है, डेडिकेशन लगती है, उनके पास है ही नहीं। वो कहते हैं, उनसे जब मांगा जाता है ना कि ये सब लगेगा, वो कहते हैं नहीं है मेरे पास। और बैंकरप्ट इन टर्म्स ऑफ मेहनत, डिजायर, या कोई भी ऐसी चीज, पैसों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अंदरूनी जो हमारी भूख है किसी भी चीज को पाने के लिए। उनकी भूख हल्की है। तुझे क्या चीज इंस्पायर करती है, क्या चीज मोटिवेट करती है? फियर करती है
या किसी चीज़ को पाना करता है? क्या चीज़ मोटिवेट करती है कुछ भी काम करने के लिए? मैं बोलूँगा दोनों। फियर ये कि मैं कभी अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, और जो भी मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं कर पाऊँगा। जितने लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ, मतलब ये जितना मैं केपेबल हूँ करने के, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो वो सबसे बड़ा डर है मेरा। ये हो गया फियर, जो मेरे को मतलब नेगेटिव मोटिवेशन बोल सकते हैं इसको। और मेरी पॉजिटिव मोटिवेशन ये होगी इसका उल्टा, कि मैं इतने लोगों की मदद कर सकता हूँ। मतलब सिंपल सी बात है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। या तो मैं नहीं कर पाऊंगा वही सेम चीज़, और कर दिया तो कितना अच्छा होगा, लाइफ उनकी कितनी बेटर होगी और मेरी लाइफ कितनी मीनिंगफुल होगी। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ना फियर से काम करते हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत कम होते हैं जो इंस्पायर होते हैं किसी चीज़ से। मैं ये चीज़ इमेजिन करती हूँ ना, मुझे डर लग जाता है कि ओके, अगर मेरे बच्चे, मेरे फ्यूचर किड्स कुछ मांग रहे हैं, मैं उन्हें दिला नहीं सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं कुछ खरीद नहीं सकती, ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए। और ये डर ही मेरे से बोलता है कि सुरभि अपनी पोटेंशियल तक पहुंच। जैसे हम कई बार, आई थिंक ये बहुत लोग सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम मुझे बचपन में हुई वो मेरे फ्यूचर जनरेशन में ना हो प्रॉब्लम। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं। बट अगर हमें एक्चुअल में ये चीज़ को अप्लाई करना है, हमें खुद बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो आज तक प्रॉब्लम्स आ रही थी वो तुम्हारे तक आ गई हैं। इससे आगे ना जाए तुम्हें कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ दरवाज़ा लगाना पड़ेगा कि यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस चीज़ को। बहुत मेहनत लगती है इसमें, और मेहनत से पहले उस चीज़ को समझना होता है। हाँ, कि अभी तक मेरी जनरेशन्स को क्या चीज़ तंग करती आई है, वो ऐसी क्या क्या कर्स है वो जो मेरी जनरेशन्स में चलता आ रहा है। क्या मेरे पापा ने गलत किया, मेरे मम्मी ने गलत किया, क्या मेरे ग्रैंडफादर ने गलत किया, और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जिनसे हर चीज़ बदल जाए। जैसे यहाँ पे ये सोच, हर कोई सोचता है कि मेरे पापा मेरे से बड़े हैं तो उन्हें हर चीज़ सही पता होगी। मेरे पापा के पापा, मेरे दादाजी उनसे बड़े हैं तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें ज़्यादा सही पता होगी। कई चीज़ें उन्हें पता होंगी, बट कई चीज़ें वो भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई, यार एक नज़र से देखो, हर कोई बच्चा है और वो बस किसी अजम्पशन पर चल रहे होंगे, और उनकी अजम्पशन तुम्हें फैक्ट लग सकता है जस्ट बिकॉज तुम उन्हें देखते आए हो कि मेरे पापा तो हमेशा यही चीज़ ऐसे ही करते थे, उनका तो यही ओपिनियन था। तो यही होता है, हम अथॉरिटी फिगर को देखते हैं और हमें लगता है कि जो भी ये बोल रहा है दैट इज़ ट्रू, और इसी वजह से जनरेशन बाय जनरेशन गलत माइंडसेट चलता रहता है। और अगर तुम्हें ये कर्ज को यहीं पे रोकना है, ब्रेक करना है, तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने फादर को भी, अपने ग्रैंडफादर को भी, उनके बिलीव्स को। जस्ट बिकॉज उन्होंने ज़्यादा साल जिए डजंट मीन उनकी हर एक बात सही है। एंड इसको ना इस एंगल से नहीं देखना कि मेरे पापा सब गलत करते हैं। नो, बहुत सारी चीज़ें वो सही भी कर रहे होंगे जो तुम्हें उनसे सीखनी है, बट जो गलत चीज़ें हैं उन्हें वहीं पे डिस्कार्ड कर देना है। हम नॉर्मली यही बोलते हैं कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट बात यह है कि सिर्फ इसलिए किसी को रिस्पेक्ट मत करो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे से पहले इस दुनिया में आया था। अगर रिस्पेक्ट करनी है तो इस चीज़ के लिए करो कि उसने तुम्हारे से ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और चाहे वो उसको खुद भी समझ ना आया हो कि उसने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कितनी चीज़ें निकाली हैं, बट तुम उसे ऑब्जर्व करो, तुम उसकी गलतियों को देखो और समझो कि क्या क्या इसने लर्न नहीं किया। बार बार ये सेम गलतियों में क्यों फंस रहा है, बार बार वही सेम मिस्टेक्स, बार बार वही सेम सिचुएशंस। तो ये भी चीज़ तुम कर सकते हो उन लोगों को देख के जो 99% का पार्ट है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली ही हो। और फैमिली के इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, फैमिली के अगेंस्ट ना बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आ जाती है कि इन्होंने अपनी लाइफ में सब गलत किया, इनकी वजह से मेरी लाइफ खराब है। अपनी फैमिली को ना उस नज़र से मत देखो। अपनी फैमिली को, मैं हर किसी को बच्चे की नज़र से देखती हूँ। भले ही पापा मेरे पापा हैं, बट कई चीज़ों में मुझे लगता है नहीं, इनमें वो बच्चा भी है, मॉम में भी। क्योंकि हर कोई अपनी समझ से चल रहा है, सबके अपने ट्रॉमा है, सबका अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। एक हमने स्टडी निकाली है विंकलर और फिशबैक की, जिसमें बताया गया है कि फेलियर की, क्योंकि बात कर रहे हैं हम, कि बहुत सारी सेइंग ये होती है इस चीज़ के अराउंड कि लर्न फ्रॉम योर फेलियर, ठीक है। और हर कोई बोलता है, हर किसी को अंदर से पता है, कहानियां हैं इस चीज़ पे कि गलती होती है उससे सीखो, फेलिंग फॉरवर्ड, तुम सीखते सीखते आगे बढ़ो अपने फेलियर से। बट ये स्टडी बता रही है, इसमें 1600 लोगों को लिया गया और उनको टेस्ट करके देखा गया कि ये तब ज़्यादा सीखते हैं जब ये जीतते हैं या फिर तब जब ये हारते हैं, और इसमें बिल्कुल उल्टा रिजल्ट निकला। इसमें बताया गया है कि लोग तब ज़्यादा सीखे जब वो जीत रहे थे, वाओ, और जब भी वो हारे तब वो एकदम ट्यून आउट हो गए। वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे इस चीज़ पे, वो समझना ही नहीं चाहते थे कि वो हारे क्यों।
क्योंकि क्या होता है जब हम फेल होते हैं हमारा ईगो बीच में आ जाता है कि मैंने ये चीज़ गलत कर दी, हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते क्योंकि वो मेरी मिस्टेक है। बट जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे कैसे? ज़्यादातर लोग फेलियर से नहीं सीखते और तभी वो सेम चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं लाइफ में। अगर मैं कोई गलती करता हूं और उस गलती को ओवरकम करने के लिए मैं उसे नहीं समझता, तो मैं बेसिकली पता क्या कर रहा हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी को सेव कर रहा हूं। मैं सेव कर रहा हूं उन सारे बिलीफ्स को, एग्जैक्टली सारे झूठे बिलीफ्स को जिनको मैं जोड़ के बैठा हूं, मैं इकट्ठा करके बैठा हूं कि ये मैं हूं, मैं खराब ना हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट ईगो। अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो, अगर तुम गलती में अपना मुंह घुसेड़ के नहीं बैठे हो और तुम झांक नहीं रहे हो कि यार मेरे पास्ट में ऐसा हुआ क्या जिस वजह से मेरी फैमिली पूरी यहां पे आके अटकी हुई है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और गलतियों, सबसे पहले गलतियों को देखो अपनी। 99% लोगों से आगे बढ़ने का सबसे पहला तरीका ही यही है कि तुम जो वो नहीं कर रहे ना वो करने की कैपेबिलिटी रखो, वो करने की कोशिश करो एटलीस्ट। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते हैं। एग्जैक्टली ज्यादातर लोगों को जो बताया जाता है वो सीधा सीधा फॉलो करते हैं, अपना दिमाग नहीं चलाते, कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं। जैसे हमारा माइंड है, जो भी इसको चीज हम फीड करते हैं उसी टाइप का थॉट ये वापस से रिगर्जिटेट कर देता है। इंटरनेट भी पूरा ऐसे ही बना है, एल्गोरिदम्स ऐसी ही बनी हैं। जैसे यूट्यूब पे मैं कोई भी वीडियो देखूं तो उसी टाइप की और वीडियोस वो मेरे को सजेस्ट करने लगता है, जिस वजह से एक गलत माइंडसेट वाला इंसान गलत तरह का कंटेंट देखता है और उसको एल्गोरिदम वही वापस गंदी इंफॉर्मेशन, वापस ब्रोकन माइंडसेट वाली वीडियोस फीड करता है और इसी वजह से वो 99% का पार्ट बना रहता है। मैं इसको पता है कैसे विजुअलाइज करती हूँ? जैसे हमने अपनी जब सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, हम इनिशियली उन लोगों को पढ़ रहे थे, उन लोगों को सुन रहे थे जो बहुत आगे थे, बहुत जो लोग जानते हैं, जो लोग फेमस है बहुत ज़्यादा। बट जैसे जैसे हम उस रैबिट होल में जाने लगे क्योंकि हम डीप जा रहे हैं और ज़्यादा हम समझना चाहते हैं चीज़ों को, ये ऊपरी बातें नहीं, हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो मैं इसको ऐसे इमेजिन करती हूँ कि आगे आगे रिटेलर्स खड़े हैं, वो इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं जो वो होल सेलर्स से लाए हैं। सो गलियाँ घूम घूम के हम होल सेलर्स के पास पहुँचे जिनके पास वो नॉलेज है जो इनएग्जॉस्टेबल है। मतलब सोच, लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे उनके होम पेज पे जो पहला वीडियो आया उसको क्लिक कर देंगे, कुछ सर्च कर रहे होंगे कि नेगेटिव थॉट्स कैसे हटाएं, सबसे पहला वीडियो आया 1.5 मिलियन व्यूज, वाओ सही इंफॉर्मेशन होगी, देखा बंद कर दिया। नहीं, हम वो लेक्चर सुन रहे होते हैं जिन पे 9 व्यूज होते हैं और आवाज इतनी टूटी हुई होती है कि हमें कान लगा के 4 बार बैक करके सुनना पड़ता है, क्या बोला। 99% लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को ज्यादातर लोग समझना ही नहीं चाहते, वो उनको पता ही नहीं है कि उसे उन लोगों को वो इंफॉर्मेशन चाहिए। उनकी लॉन्गिंग है वो अंदर, लेकिन इतना डीप गड़ी हुई है वो लॉन्गिंग कि कॉन्शियसली कुछ पता ही नहीं है, तो जो दिया वही कंज्यूम कर लिया। और वो इंफॉर्मेशन ना लोगों के लिए बोरिंग है। लोगों को चाहिए फैंसी, इधर से उधर टेक्स्ट चल रहा हो, कुछ ग्राफिक्स आ रहे हो, लोगों को ये चीज चाहिए। बट मुझे पता क्या चाहिए, आई थिंक हम दोनों को ही कोई इंसान की तरह हमसे बात करे, मतलब सच्ची बात कोई हमारे सामने रखे। आजकल कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको सुनती हूं मैं कई बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कट नहीं, कुछ नहीं, कोई एक टेक्स्ट नहीं, सीधी बात और बंद। और ऐसे लोग चल भी रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं चाहिए ये फैंसी टेक्स्ट और ये सब। और ये लोगों को समझ आने लगा है मेरे हिसाब से धीरे धीरे कि क्या इतने तुम पॉपी थंबनेल लगा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, अंदर तुम मेरा टाइम खा के ही जा रहे हो। क्या तुमने इतनी एडिटिंग की हुई है, मेरे को पता है तुम बार बार मेरे को मतलब लोग एजुकेटेड हैं, अब व्यूअर्स एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि भाई इतना बार साउंड इफेक्ट इसलिए ही आ रहा है, इतना बार ट्रांजिशंस इसलिए हो रहे हैं ताकि मेरे को डोपामिन मिले और मैं आंखें गड़ा के इसमें टाइम वेस्ट करता रहूं अपना। और इसी वजह से जो एक सेल्फ डेवलपमेंट वाला क्राउड है वो अपनी अटेंशन शिफ्ट कर रहा है इस टाइप के कंटेंट में, जहां पर इतनी एडिटिंग नहीं होती, जहां पर ये फालतू की बातें नहीं होती और प्योर बस नॉलेज होती है। एंड लोगों को ना अपना दिमाग खुद अपने लिए सोचना सीखना होगा। जैसे कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोला, लोग एज इट इज उसके शब्द जो है बोलने लग जाते हैं। भले कोई भी हो, हम भी हो, हमारी बात भी रिपीट नहीं करनी, खुद अपने लिए सोचना है। क्योंकि आज तक अटेंशन ग्रैब करने के लिए लोग आउटरेजियस चीजें बोलते हैं।
कोई भी इंसान है, लड़की को ना ऐसे ट्रीट करना चाहिए, और सब अटेंशन ग्रैब करता है। वो लड़के के साथ ना हमेशा ऐसे करना चाहिए, लड़कियां तो सारी ऐसी है, लड़के सारे ऐसे हैं। वो तुम्हें गलत गलत चीजें बोल रहे हैं, आउटरीचियस चीजें बोल रहे हैं ताकि तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर पाए, बट तुम उनकी एडवाइस फॉलो करते हो और तुम्हारे रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी, एक लड़की थी साड़ी पहन के वो वर्कआउट कर रही है, तो लोगों ने लिखा कि अगर कोई वैसी लड़की होती कि ठीक है ये घर में साड़ी ही पहनती है और ये आ गई तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते। वो बंदी बट हर किसी में स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई है, उसने टाइट्स पहनी हुई है, बट उस रील में उसने साड़ी पहनी है और उस पे सबसे ज्यादा व्यूज थे। क्योंकि ऐसा काम करना है ना जो अनकन्वेंशनल हो, हाँ, जो अटेंशन खींचे। और ये सिर्फ इसमें अप्लाई नहीं होता, अगर कोई लोग समझा भी रहे होते हैं ना, वो ऐसी चीजें बोलते हैं कि अटेंशन ग्रैब करे। तुम्हारी अटेंशन ग्रैब हो गई बट उसमें सच्चाई नहीं थी बात में। आजकल ये चीज एक और फेमस हो गई है कि बुक समरीज को सुन लो और तुम्हें लगता है अपने बारे में अच्छा, तुम फील करते हो कि यार मेरे को तो समझ आ गया पूरी उस बुक में क्या है, हाँ मेरे को तो बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। जो बुक ले रहे हैं मतलब वो पागल हैं। ये लोगों की आजकल की साइकोलॉजी है कि 10 मिनट में मेरे को बुक समझ आ गई। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक तुम्हें 300 पेज की बुक 10 मिनट में मैं फिट करके दे सकूं। मैंने 3 साल पहले लास्ट बनाई होगी कोई बुक समरी, क्योंकि मेरे को बनाते ही रियलाइज हो गया था कि इतनी डेप्थ है किसी भी बुक में उसको मैं 10 पेज में कॉम्प्राइज नहीं कर सकता। बुक की समरी जानना वो ऐसा है जैसे इस मग में तुम कुछ पी रहे हो, बट पूरी बुक को पढ़ना वो ऐसे है कि तुम ओशन में कूद गए हो। तुम सिर्फ वहां से 4 चीजें नहीं लाओगे, बहुत सारी चीजें सीख के आओगे, क्योंकि समरी में मैं कितना ही दे दूंगी। और समरी का भी यही है ना कि तुम अनकॉन्शियस, तुम्हें कुछ मिल गया है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। एक ओपिनियन दे दिया, एक्सेप्ट कर लो और खुश बैठो। तुम्हें वो याद भी नहीं रहेगा जस्ट बिकॉज वो इतना अनइन्फ्लुएंशियल है, उसने तुम्हें हिलाया ही नहीं, कुछ इंपैक्ट ही नहीं क्रिएट किया। बट जब तुम किसी बुक को स्लोली पढ़ते हो, सोचते हो कि इसका मतलब क्या है, क्यों ये ऑथर ने बोला होगा, ऑथर ने किस तरह से रिलेट किया है इस चीज से, तब तुम्हारे अंदर कोई चीज है जो उससे रिलेट कर पाती है और तुम याद रखते हो उस इंफॉर्मेशन को जस्ट बिकॉज अब वो तुम्हारी स्टोरी से जुड़ गई है, तुम्हारे लिए वो रेलेवेंट है। जैसे कई बार हमारे साथ भी ये होता है, हम किचन में जाते हैं, कुछ भी खा के आ जाते हैं क्योंकि हमें भूख नहीं लगी, बट हमने कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं किया। हम बस बोर्ड हैं और पेट बस कुछ शैतानी कर रहा है, वो मांग रहा है। जैसे डिजायर तो उठती है, डिजायर्स पे एक्ट करने का मतलब ही ये है बिना सोचे समझे कि तुम अनकॉन्शियसली जिंदगी जी रहे हो। लेकिन कॉन्शियस होने का ये मतलब है कि डिजायर तो आई और तुमने उसे देखा भी, लेकिन तुमने एक्ट नहीं करा, तुमने डिले करा ग्रेटिफिकेशन को। तुमने बोला कि मेरे को नहीं खाना अभी जरूरत ही नहीं है उस चीज की। कॉन्शियस होने का ये मतलब है कि जो भी तुम एक्शन ले रहे हो, तुम उसके बारे में एक्टिवली सोच रहे हो। क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी हम बार बार कर रहे हैं, हमारे माइंड के लिए वो पैसिव चीज हो जाती है कि वो हो रही है। बट कॉन्शियस होने का मतलब है कि अब एक्टिवली उसके बारे में सोच रहे हो कि ओके मुझे ये करनी चाहिए। जैसे कई लोग बैठे होते हैं, उनका पैर हिल रहा होता है बार बार, वो सोच नहीं रहे होते कि मुझे पैर हिलाना है, वो हिल रहा है अनकॉन्शियसली। जैसे एक बार मैं ड्राइव कर रही थी, ठीक है, अब मुझे सड़क पे दिखा एक रेड कलर की चुन्नी पड़ी हुई थी गुड़गांव से आते हुए। अब मेरे दिमाग में देख क्या चल रहा है, ये चुन्नी किसकी है, क्या यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी ये चुन्नी होगी वो कैसी होगी, क्या वो एक ट्रक में बैठी होगी। मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रही हैं। एंड देन मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि ये इतनी सारी थॉट्स एक चुन्नी को देख के मुझे आ क्यों रही है। मतलब तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये जो चल रहा है ये चल क्यों रहा है। अगर हम उन लोगों को देखें जो पूरे दिन सोशल मीडिया पर होते हैं, 3-4 घंटे कंटिन्यूसली स्क्रॉल, और ये कोई भी प्लान नहीं करता चीज़ कि आज मैं 3-4 घंटे स्क्रॉल करूंगा, सोशल मीडिया पर अपना टाइम दूंगा। ये कॉन्शियस प्लानिंग हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। ये अनकॉन्शियसली तुम कर रहे हो। मतलब तुम्हारे कॉन्शियसनेस को जकड़ लिया है सोशल मीडिया ने, इतनी वीक है तुम्हारी अवेयरनेस। और सोच, जहाँ पे सोशल मीडिया का ये सब क्रिएट हो रहा है, वहां पे पूरे दिन यही स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि लोगों की अटेंशन कैसे हम और चुरा सकते हैं। ओके, रील्स बना देते हैं, ये वाले फीचर डाल देते हैं। और वो सिर्फ अटेंशन नहीं चुरा रहे, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस चुरा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी स्पिरिचुअल वॉर वाली बात है कि तुम्हारे साथ जो लड़ाई हो रही है वो तुम्हारी अटेंशन की नहीं है, वो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी की लड़ाई है। आपको ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप टॉप 1% का पार्ट बनो। आपको अलग सोचना पड़ेगा। जैसे अगर सोच, आज के टाइम पे कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या कोई फैशन में जाना चाहता है, बहुत सैचुरेटेड, इतना ज्यादा कंपटीशन है। मतलब वहां पे तुम सीधा जाके तुम ये नहीं सोच सकते तुम फैशन दिखाओगे और लोग देखना शुरू कर देंगे। तुम्हें कुछ अलग
ट्विस्ट लाना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जैसे मैं बुक जो पढ़ रही थी मिलियनेयर फास्ट लेन, उसमें यही है कि लोगों को जो सिखाया जाता है ना, सीधा सीधा वो फॉलो करते हैं कि ओके अमीर ऐसे हुआ जाता है, ये तुम्हें करना है, जॉब करनी है, तुम्हें इन्वेस्ट करना है, फिर तुम रिटायर हो जाओगे। बट जो लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को, वो जल्दी अमीर हो जाते हैं। जब वो यंग होते हैं तभी अमीर हो जाते हैं। तुम्हें जो नॉर्म सेट की गई है ना, उन्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा, कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है किसी भी नीश में वैसे ही 1000 क्लोन और सेम कंटेंट बना रहे हैं। तो आज जैसे ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, जैसे फिटनेस का हो गया, फैशन का हो गया, लोग डांस ऐड कर रहे हैं, ड्रामा ऐड कर रहे हैं, रोल प्लेइंग वाले रील्स होती हैं आजकल, फाइनेंस की, फिटनेस की। तो बात ये कि सेम चीज़ बोल रहा है तू, लेकिन एंटरटेनिंग हो गया, मैं हंस गया थोड़ा सा, तो वो चीज़ वैल्यू ऐड कर देती है सेम चीज़ में। जैसे ज़्यादातर जो भीड़ होती है ना, 99% लोग जो है वो भीड़ में चल रहे हैं। सोच, इधर से धक्का मिल रहा है, थोड़ा सा आगे पहुंच गए, उधर से धक्का मिला, थोड़ा सा इधर हो गए, वो भीड़ का पार्ट है। वो अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे। बट एक बंदा होता है उसमें, 1% लोग होते हैं उसमें जो क्वेश्चन करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस भीड़ का पार्ट नहीं हूँ। वो अपनी एक नई लाइन बनानी शुरू कर देता है, भीड़ का पार्ट नहीं बनता वो। और तुम टॉप पे तभी हो सकते हो जब तुम अपनी एक नई लाइन क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम भीड़ में हो, तुम हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के पीछे हो, बट तुम अगर लाइन के सबसे आगे खड़े हुए हो, लोग तुम्हारे पीछे हैं। मतलब यही बात होगी ना, नीश क्रिएट करो अपनी। हर बार ये बोला तो जाता है कि मार्केट सैचुरेटेड है, मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बट तुम्हें ढूंढना होता है वो बीच का गैप कि यार ये कोई नहीं कर रहा, इस तरह से कोई नहीं बोल रहा, इस बारे में बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मैं अपनी यूनिकनेस ऐड करूंगा इसमें। ये चीज़ सेपरेट करती है लोगों को, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, हाँ, या कोई भी बिजनेस भी हो गया। इस तरह से खुद को डिफ्रेंशिएट करा जाता है। एंड मुझे लगता है कि ऑल्दो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स की कमी है जो सच बोले, जो ठोक के बात सामने रखे। तुझे क्या लगता है अश्नीर ग्रोवर क्यों चल रहा है इतना? वो चीजें बोलता है जो कोई नहीं बोल रहा। उसने जबान के आगे अपने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा कि ये बोलना है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है। चाहे कई लोग ये भी बोलें कि यार ये बंदा बदतमीज है, बट स्टिल दे अप्रिशिएट दैट दिस पर्सन नेवर लाइज। जो भी इसके दिमाग में होता है, चल फिल्टर नहीं है, लेकिन जो भी दिमाग में, मेरे को पता तो है ना कि ये फेक नहीं कर रहा। और बदतमीजी कर भी रहे तो हमें पता है कि ये पीछे भी ऐसे ही होगा। कई लोग होते हैं मुंह पे बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ नाइस होंगे, बट पीछे बहुत बदतमीज होते हैं। और वो अपना बहुत सारा माल जो होता है ना, जो अपनी नॉलेज होती है, जो भी उन्होंने सीखा, वो साइड रख रहे होते हैं। अश्नीर इज लाइक, अच्छा ये चाहिए, ये है, ये फैक्ट है, करके दिखा दे। ज्यादातर लोगों ने अपने मुंह पे वो मास्क लगा रखा है, जो सोशल मीडिया पे ना आज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर तुम वो चीजें बोल रहे हो जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है आज के टाइम में, लोगों को बुरा लग जाता है उन बातों से। तुम्हें कैंसिल करा जाएगा, तुम्हें बॉयकॉट करा जाएगा। तुम्हारी कोई मूवी आ रही है, अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक्टर हो, गई तुम्हारी मूवी फिर। बट जिस इंसान को इस चीज से डर नहीं लगता ना, मैं बोलूंगी वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल है। वो कैंसिल कल्चर के और ये जो बॉयकॉट होने वाला कल्चर है, इसके ऊपर होता है। वो बाकी लोग डर रहे होते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग डिसएग्री करेंगे, बट कई लोग होते हैं जो इतने करेजियस होते हैं, जो बोल रहे हैं कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो मेरे को सही चीज करनी चाहिए। ऑल्सो अगर तुम वही चीजें बोल रहे हो जो हर कोई बोल रहा है, तो तुम सबके जैसे ही, तो तुम स्टैंड आउट नहीं कर रहे। जैसे मैं अश्नीर की एक बात सुन रही थी, वो बोल रहा था कि अगर तुम किसी भी जगह पे हो, ऑफिस में हो, और वहां पे शोर नहीं मच रहा, बहुत आराम से लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वहां काम नहीं हो रहा। अब ये बात कोई और नहीं बोलेगा, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। चाहे तुम अग्री करो, डिसएग्री करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो उसका एक्सपीरियंस है। और जो लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वो ओरिजिनल बात अपनी सामने लाते हैं, वो पढ़ी हुई बातें नहीं बोल रहे दूसरों की। अर्ली 2000s में रैप कल्चर ऐसा था इंडिया में, जो मतलब पहले तो कुछ था ही नहीं, और जो पंजाबी लोग गा रहे थे ऑलमोस्ट सिमिलर सा सारा था। बट हनी सिंह जब आया, सब बदल गया था। और एक्चुअल में मैं बोलूंगा कि हनी सिंह ने ही इंडिया में रैप इंट्रोड्यूस किया, ऑल्दो ही सेज दैट ही इज नॉट अ रैपर, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रैप। और जैसे एक हनी सिंह का गाना भी था, दुआ करो कि मैं ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसा कुछ, और देसी बूंदी के शक्करबारे बंटवाऊंगा। हाँ। तो ये वाली बात तुम कैसे कह सकते हो? मतलब तुम ये सोचते हो कि यार इसने देसी घी की बूंदी को इतना कूल कैसे बना दिया? हनी सिंह बहुत क्रिएटिव है। हनी सिंह
99% का पार्ट नहीं है, वो 1% का पार्ट भी नहीं है, वो उससे भी और जो माइनॉरिटी है ना, जो एक छोटा सा ग्रुप है, वो उसका पार्ट है। और हम यही बोल रहे हैं कि इतना डिफरेंट होना है तुम्हें, और बात यह कि हर किसी में ये सीड है इंडिविजुअलिटी का। और लोग ये सोचते हैं कि डिफरेंट होने के लिए उन्हें और कुछ बनना पड़ेगा। तुम अगर अपने आप को एक्चुअल में वो दिखा दो जो तुम हो, तुम एक्चुअल में डिफरेंट हो। क्योंकि लोगों को तुम्हारी वियर्डनेस चाहिए, और तुम्हारी वियर्डनेस ही कूल बन सकती है। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा ये एम्पावरिंग होगा कि तेरी जो वियर्डनेस है, जिसके बारे में तू इनसिक्योर है, उसी को लोग प्यार करने लग जाए और वही फैशन बन जाए, वही ट्रेंड बन जाए। हम ना क्या करते हैं, अपना क्लीनेस्ट वर्जन लोगों के सामने रख देते हैं, उसके सारे पार्ट्स काट देते हैं। हम ना अपने आप को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ना कोई भी खुरदुरी एजेस ना हो, शार्प एजेस ना हो, हम प्लेन से हों। बट जो भी चीज बहुत स्मूथ होती है ना, वो हमेशा नकली चीज होती है। जैसे पर्ल्स का भी ये होता है कि जो रफ पर्ल्स होते हैं वो एक्चुअल में रियल पर्ल्स होते हैं। जो स्मूथ होंगे बहुत ज्यादा, वो नकली होते हैं, क्योंकि नेचर जो है तुम्हारे में रफनेस ऐड करती है कुछ। बहुत ज्यादा स्मूथ क्लीन वर्जन जो होता है हमेशा नकली होता है, फेक होता है। जैसे कि स्टडी भी हुई है, और इस सेम टॉपिक पर एक बुक भी है, ट्रिपल पैकेज के नाम से। यहां पर अमेरिका में ओवर अचीविंग ग्रुप्स को देखा गया कि इतने सारे जो अलग अलग रेशियल ग्रुप्स हैं, कोई जूज हैं, कोई इंडियन अमेरिकन है, कोई कहीं से आया, कोई मैक्सिकन है, तो इन सब में टॉप पे कौन है और वो किस वजह से है। ऐसे अलग अलग कल्चरल कॉमनैलिटीज को देखा गया कि क्या क्या है, क्या क्या ट्रेट्स हैं, और ऐसे 3 ट्रेट्स बाहर निकल गया है। पहला ट्रेट एक ओवर अचीवर का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा ट्रेट इनसिक्योरिटी। तीसरा इम्पल्स कंट्रोल। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लोग इसको कितना नेगेटिव समझेंगे कि सुपीरियर अपने आप को समझना कितनी चीज है, बट जो ओवर अचीवर्स है उनमें ये ट्रेट है। मतलब उनके दिमाग में ये है, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट मी, भगवान ने मेरे को सोच के बनाया है, मैं सबसे अलग हूं, मैं वेस्ट नहीं कर सकता अपनी लाइफ। सुपीरियर समझने का ये मतलब नहीं होता कि मैं ये सोच रहा हूं कि तू बकवास है, ये वो, मैं अच्छा हूं। जैसे शाहरुख ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि लोग, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली उसके वर्ड्स, बट लोग अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर हूं। आउच। और ये ईगो से नहीं आ रहा है यार, ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ये एक डीपर ट्रूथ है जिससे तुम खुद ही रिलेट कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें ही पता है कि कुछ है मेरे बारे में, मैं उसको बता नहीं सकता, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं, और अगर मैं यहां पर आया हूं तो मैं कुछ करके जाऊंगा। और जस्ट बिकॉज ये स्टडी जो है ये उन लोगों पर करी गई है जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, बाहर से लोग आए, इंडिया से, जैसे अमेरिका में कोई गया, कोई और छोटी कंट्री से, हाँ, तो वो लोग एक्चुअल में ये सोचते हैं कि मैं कुछ करने आया हूं यार यहाँ पे। यही इमिग्रेंट वाली थिंकिंग हमारे अंदर, सबके अंदर होनी चाहिए कि देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट मी, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई जनरेशन, माई ब्लड लाइन, माई कल्चर। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे तो तुम्हें वो स्पेशल चीजें मिलने लग जाएंगी, वो दिखने लग जाएंगी तुम्हें कि मैं कितना ब्लेस्ड हूं और कैसे मैं अपनी हर एडवांटेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकता हूं। तुम वैसे ही फंक्शन करोगे, उन्हीं चीज को मैनिफेस्ट करोगे। सेकंड है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी को भी कोई वैसा ट्रेट नहीं माना जाता कि ये कैसे तुम्हारी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकती है, बट इनसिक्योरिटी भी, और ये कितनी अलग अलग चीजें हैं। तुम सुपीरियर भी फील कर रहे हो और तुम इनसिक्योर भी हो। दोनों साइड्स हैं बंदे में कि मैं अच्छा भी कर सकता हूं, बट अगर मैं नहीं कर पाया तो यही चीज तो उसको यूनिक बनानी है। जैसे अभी हमने हनी सिंह की बात की, उसकी भी दोनों साइड दिख जाएंगी, शाहरुख खान की भी दोनों साइड दिख जाएंगी। जो भी टॉप पे होगा और वो चार्मिंग होगा, अगर उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीट होगी, उसमें दोनों साइड होंगी। वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी होगा अपनी कई चीजों के बारे में, वो बोलेगा कि यार मैं बेस्ट नहीं भी हूं लेकिन मैं हूं भी। तुम बोलोगे कि ये समझ नहीं आ रहा, तो बोलना क्या चाहता है। तो ये होता है उसका मतलब कि उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, वो खुद को स्पेशल भी समझ रहा है किसी वे में, बट डर भी है। हाँ, उसमें डर भी है कि अगर नहीं कर पाया तो। तीसरी चीज इंपल्स कंट्रोल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, बेसिकली कि जो भी टेम्पटेशन हो रही है उसको मैं बोल सकूं कि मेरे को ये नहीं करना, अभी मेरे को अभी इसमें इंगेज नहीं करना। इंपल्स कंट्रोल का मतलब ही यही है कि जैसे तुम्हारे प्रेजेंट में जो है फ्यूचर का बीज है, अगर तुम आज प्रेजेंट को ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे, वो बीज फूट नहीं पाएगा, वो ट्री नहीं बन पाएगा। कितनी सही चीज है। तेरे में तीनों में से क्या क्या चीजें हैं? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और मैं इस बारे में तूने अच्छा याद दिलाया, मेरे अंदर थोड़ा टॉक्सिक वे में ये चीज़ थी। मतलब पहले मैं
ईगोइस्टिक वाला जो तुम्हारा होता है ना एक कि फेज, superior हूं मैं हूं, मेरे अंदर वो ज्यादा था और मैं हर इंसान को हेट करता था। मुझे भी। तेरे को कम, लेकिन कम तेरे को कम लेकिन कम पर करता क्यों था? यार वो होता है, यंग एज में होता है, ऐसे बहुतों में होता ठीक है। है ठीक है। तो मैं सबको हेट करता था कि उसकी शक्ल ऐसी है, वो बात ऐसी कर रहा है, ये बंदा कुछ खड़ा होगा ना, कॉलेज में भी अगर कोई खड़ा होता मैं अपने दोस्तों को बोलता अनोइंग। तो इस चीज को मैंने थोड़ा टोन डाउन करा और एज के साथ साथ मेरी थोड़ी विजडम मेरे अंदर जागी और मेरे को लगा कि ये मेरी खुद की ही इनसिक्योरिटी से आ रही है चीज। मैं उनको हेट नहीं करता, मैं एक्चुअल में खुद के पार्ट्स को हेट करता हूं और मैं उन्हीं को उन लोगों में देखता हूं। रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीज। हाँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक में Insecurity? इनसिक्योरिटीज तो भरी हुई है। यार तुम दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। जहां पे एक बंदा खुद को सुपीरियर मान रहा है, वो उसकी जड़ ही ये है, जैसे एज अबव सो बिलो। अगर पेड़ बहुत ऊंचा है तो उसकी जड़ें भी बहुत नीची जाएंगी, तो इनसिक्योरिटीज भी है मेरे में। और इंपल्स कंट्रोल ऑब्वियसली, इसके बिना बॉडी नहीं बनती, इसके बिना पैसा नहीं बनता। बिना मोमेंट में काम करे तुम कुछ भी फ्यूचर को अपने बेटर नहीं बना सकते हो। अगर तुमने मोमेंट में मस्ती कर ली तो तुम्हारा फ्यूचर गंद से ही भरा होगा। एक स्टडी है जो हमारी इसी बात से रिलेटेड है, लिविंग इन द मोमेंट रियली डज मेक पीपल हैप्पियर। यहाँ पे एक स्टडी में साइकोलॉजिस्ट ने कई लोगों को लिया और उनको देखा गया कि ये किस तरह की एक्टिविटीज में पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं और किस तरह की एक्टिविटीज में इनका आधा दिमाग कहीं और रहता है, मतलब ये कुछ और सोचने लग जाते हैं। और 46.7% लोगों को देखा गया कि वो जब भी कुछ काम कर रहे होते थे, वर्क कर रहे होते थे, तब उनका दिमाग कुछ दूसरी चीज में होता था। बट जब भी वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते थे, जैसे सेक्स हो गया, वर्कआउट हो गया, अपने दोस्त से कोई कॉन्वर्सेशन हो गई, तब वो फुली प्रेजेंट रहते थे और वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी एक इंसान फुली प्रेजेंट रहता है मोमेंट में, तब उसकी अटेंशन वहाँ पे पूरी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट आधी अटेंशन उसको बहुत ज़्यादा मिजरी से भर देती है। और यही बात हम अभी कर रहे हैं बेसिकली। एंड्रयू ह्यूबरमैन ने भी ये सेम चीज़ बोली है कि अगर तुम्हें मोटिवेटेड फील करना है, अपने डोपामीन को जोड़ो अपने काम से। ये मत सोचो कि मेरे को अपने काम से पहले खुद को रिवॉर्ड करना है या फिर उसके बाद खुद को रिवॉर्ड करना है। उसी में रिवॉर्ड ढूंढो, तुम्हारा काम ही तुम्हारा रिवॉर्ड होना चाहिए। मतलब तू सोचेगा कि यार मैं 10 घंटे काम करता हूं, उसके बाद मैं रिवॉर्ड करूंगा खुद को, और मैं बोल रहा हूं कि 10 घंटे जो मैं काम कर रहा हूं ना, मेरा वो ही रिवॉर्ड है, और मैं और क्यों नहीं काम कर लेता फिर। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज को भी ना आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये क्या बोलेगा अगर मैंने करियर चेंज किया, तो साथ वाली आंटी क्या बोलेंगी, मेरा कजन क्या बोलेगा, वो मेरे से आगे निकल जाएगा। बट पता है, मैं जब छोटी थी मैंने एक चीज एक्सरसाइज की थी। एक बार तुझे याद है जब हमारा पुराना घर था, उसमें सबकी फोटोज लगी हुई थी, जैसे हमारे परदादा की, परदादी की, दादाजी की। तो मैं जब छोटी थी मैं इमेजिन कर रही थी कि एक दिन मेरी फोटो भी इसी लाइन में लगी होगी। एंड आज मैं उस चीज को वापस से सोचती हूँ तो मेरे को रियलाइज होता है कि वो क्या चीज है। मैं मर जाऊंगी एक दिन अगर मैंने अपने काम नहीं किया। मैं यही सोचती रही वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। मैंने अपनी लाइफ को वेस्ट किया है। 4-5 जनरेशंस बाद मेरा नाम भी नहीं पता होगा किसी को। बट जो तू इम्पैक्ट क्रिएट करके जाएगी वो सबको रियलाइज हो रहा होगा। अगर तू पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करके जाएगी तो जितनी आगे आने वाली जनरेशन होंगी उनको भी वो इम्पैक्ट फील हो रहा होगा, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बट अगर तू अपनी पोटेंशियल तक कभी ना पहुंचे और सारा काम खराब करके आधा अधूरा छोड़ के चली जाए, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट भी आगे आने वाली जनरेशंस पीछे मुड़ के देखेंगी और बोलेंगी कि क्या क्या हमारी ब्लड लाइन में हुआ है, क्यों हम इतने बड़े फेलियर्स हैं। एंड ये चीज आप लोग भी विजुअलाइज कर सकते हो। अपनी डेथ को विजुअलाइज करो। आप लेटे हुए हो, आपके अराउंड सब लोग हैं, आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है और आपने वो चीजें नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी। 4-5 जनरेशन बाद कोई नहीं जानता होगा आपका नाम क्या है। क्या आप अपने परदादा के पापा का, उनके पापा का नाम जानते हो? नहीं जानते। आपका भी नाम लोग भूल जाएंगे। बट एटलीस्ट जो आप चेंज लाओगे वो एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। दुनिया में गलत रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन सही रास्ते बहुत गिने चुने हैं। अगर हमें लाइफ में कुछ भी करना है तो टाइम वेस्ट करने के लिए, अपनी पोटेंशियल को वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनगिनत ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो मैं वीडियो गेम्स खेल सकता हूँ, दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जा सकता हूँ, या फिर कोई गंदी हैबिट डेवलप कर सकता हूँ। बट अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, अगर मुझे टॉप 1% का पार्ट बनना है, तो सिंपल सी बात है, मेरे को ज़्यादा डिसिप्लिन बनना है और हर चीज़ को ना बोलना है। तो रेपिटेशन वाली बात भी वही है।
तुम इतना ज़्यादा अपनी गलतियों को रिपीट कर रहे हो ताकि तुम्हें एक बड़ी विन मिल पाए। और दैट्स वाई सिर्फ हार्ड वर्क हर चीज़ नहीं होती है, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना है, कहाँ पर उसको छोड़ के कुछ और काम करना है। ये दूसरी चीज़ होती है जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं समझ पाती है कि यार बस हार्ड वर्क करने से, काम करने से तुम्हें नहीं मिलने वाला है जो तुम्हें लाइफ में चाहिए। क्योंकि हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बॉटम में रह के हार्ड वर्क कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं दे रही है लाइफ, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट पिविटिंग। उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कुछ और करने की जरूरत है, कुछ नया आइडिया, कुछ नया तरीका लाना है। लोग यूजुअली हार्डवर्क को और इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल हो उसके पीछे ये दो चीज़ें होती हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इवन जो लोग सोचते हैं कि मैं तो ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ कि मेरी फैमिली में इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं नहीं हो सकता। तुम्हारे जीन्स भी अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते, वो स्विच ऑन ऑफ होते रहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैं ये बुक पढ़ रही थी, द जीनियस इन ऑल ऑफ अस, इसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। Genes are not like robot actors who always say the same lines in the exact same way. It turns out that they interact with their surroundings and can say different things depending on whom they are talking to. जैसे कोई भी एक्टर, तुम उसको जो स्क्रिप्ट देते हो सीधी सीधी पढ़ देता है। ऐसे जीन्स हमारे काम नहीं करते कि जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली हमारे पेरेंट्स से वो सीधा सीधा एक्सप्रेस कर दें। जीन्स बेवकूफ नहीं है, वो तोते की तरह बस चलते नहीं रहते कि जो बस प्रोग्रामिंग है वो ही है, कुछ कर ही नहीं सकते इस बारे में। नहीं, जिस जगह पे रखा जाता है एक इंसान को, उस जगह पे जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का स्ट्रेस होता है, जिस तरह की पॉजिटिव चीजें होती हैं, हर चीज इन्फ्लुएंस करती है एक इंसान के जीन्स को। वो इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। और ये जो तू इंटेलिजेंस वाली बात बोल रही है, आज इंटेलिजेंस नहीं चाहिए उतनी, ये सही बात नहीं है। इंटरनेट पर जाके लोग ब्लेम करते हैं जीन्स को कि मेरे पास वो जीन्स नहीं है, मेरे पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। एग्जैक्टली तुम्हें कुछ हट के करना है। इंटरनेट पर जाके देखें हम, इतने सारे बेवकूफ लोग हैं जो बस टाइम पास मार रहे हैं इंटरनेट पर आके, और वो अमीर हैं, वो करोड़ों पैसे कमा रहे हैं। एक स्ट्रीमर कुछ भी करता है, चिल्लाता है, हंसता है, वीडियो ऑन करके सो जाता है उसके आगे, वो पैसे तुमसे ज्यादा कमा रहा है। क्या होगा तुम्हारी इंटेलिजेंस का? हम ये देख के हंसते हैं यार कई बार कि कैसे कैसे स्ट्रीमर्स हैं, कोई नाच रहा है, कोई बस कुछ खाना खा रहा है और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। वो कुछ बोल भी नहीं रहा, बीच बीच में किसी को चिल्ला रहा है, फोन पे बात कर रहा है, ASMR कुछ लॉजिक नहीं है। आजकल पैसा कमाना इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में, और आपको इस चीज का फायदा उठाना आना चाहिए। टॉप 1% का पार्ट बनना आज इतना ज्यादा इजी है जस्ट बिकॉज नीचे के लोग जो हैं वो दिन पर दिन डम होते जा रहे हैं, वो दिन पर दिन और अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं, और वो गिरफ्त में आते जा रहे हैं सोशल मीडिया की। जैसे आज हमने ये बात की कि आपको 1% का पार्ट बनना है, लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि अगर मैं 1% का पार्ट बन जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो खुश होऊंगा, चीजें बेटर होंगी तो मैं खुश होऊंगा। बट ये ऐसे वर्क नहीं करता। आपको आज खुश होना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म में कुछ अचीव कर पाओ। जैसे मैं एक टेड टॉक सुन रही थी शॉन एकर की, उसमें उसने ये चीज बोली कि 75% जो आपकी जॉब पे सक्सेस डिपेंड करती है वो इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड नहीं करती, वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, ऑप्टिमिज्म पे, सोशल कनेक्शन पे, एंड कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करते हो उस पे। अगर ये 3 चीजें बेटर है तो आप किसी से भी आगे निकल सकते हो। और ये वो 3 चीजें हैं जिसको कोई इंटरव्यू में देखता ही नहीं है। वो यही बोल रहा था अपनी टॉक में कि हम हायर करते हैं कि ओके टेक्निकल स्किल्स क्या है, ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, बट ज्यादातर जो उसकी जॉब की सक्सेस है वो इन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करती। तुम्हें पहले खुश होना पड़ेगा, तब तुम्हारी सेल्स ज्यादा होंगी, तब अपनी जॉब पे तुम अच्छा काम करोगे। अगर तुम उदासी से काम कर रहे हो तो तुम वो वर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। और यही सेम बात सोच हम पहले कर रहे थे कि रिवॉर्ड पहले नहीं है, रिवॉर्ड बाद में नहीं है। तुम्हारा फोकस बस इतना है कि रिवॉर्ड को तुम काम से ही जोड़ दो। अगर तुम पहले ही हैप्पी हो, डेस्टिनेशन के लिए नहीं, काम करने के लिए, तब तुम जीतोगे। टॉप 1% का पार्ट बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी लोग 99% का पार्ट है और जो भी लोग बॉटम में हैं, उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जिस तरह से इकोनॉमी चेंज हो रही है, जिस स्पीड के साथ इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी लोग बॉटम में हैं उनकी लाइफ और ज्यादा मिजरेबल होने वाली है। दैट्स वाई जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है या फिर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, आई होप आप भी टॉप 1% बनने के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हो। और अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, उसने आपकी हेल्प की, तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, जो कमेंट करना है करो, बिकॉज ये पॉडकास्ट भी टॉप 1% लोगों के लिए है। और अगर आप
रेगुलरली इन वीडियोस को देखोगे तो ये पॉडकास्ट भी 1% बहुत जल्दी बन जाएगा। अपनी आइसक्रीम का फ्लेवर बता दो, या फिर अपना फेवरेट एनिमल, या फिर अपना फेवरेट फ्लावर, कुछ भी। एनीथिंग।